हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं स्पर्धा बैच में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी एकेडमी, हमारा इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में है और 2017 से हम लोग लगातार एसएससी, जेईई और अदर जूनियर इंजीनियर एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। इस समय भी लखनऊ में ऑफलाइन सेंटर में हमारे सिविल के, इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिकल के जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो चल रहे हैं और ऑनलाइन बैच हम लोग मैकेनिकल में चला रहे हैं, जिसमें आप और हम इसमें हैं। इसका नाम है स्पर्धा बैच। आइए देखते हैं स्पर्धा बैच में क्या क्या है। तो ये स्पर्धा बैच है जो कि एसएससी जेईई मैकेनिकल के लिए है, प्योरली मैकेनिकल के लिए है। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जो आपको लोगो दिख रहा है, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे, आपको ये लोगो मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे उसमें फ्री लेक्चर्स, फ्री ऑनलाइन टेस्ट दिए गए हैं। उन टेस्ट को, लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमसे पढ़ने लायक है तो ज़रूर आप हमसे जुड़िए। और ध्यान रखिएगा, जब कोर्स ज्वाइन करते समय आप इस SJT20 का, ये मेरा रेफरल कोड है, इस कोड को अगर आप यूज कर लेंगे तो आपको फीस में 20% का एक अच्छा सा रिबेट मिलेगा, एक डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। इस कोर्स को पढ़ाने के लिए जो टीम है जो आपके साथ लगी रहेगी, आप हैं रस्तोगी सर, YK रस्तोगी सर, जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल के कोर्सेज पढ़ाएंगे। और ओझा सर, गौरव ओझा सर, फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स आपके साथ डील करेंगे। मैं रहूंगा आपके साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, थ्योरी ऑफ मशीन में और मशीन डिजाइन में। तो हम लोग इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में चल रहे हैं और लगभग वो ये सब्जेक्ट खत्म होने वाला है, लगभग अपने एंड पर है। और इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे हमेशा की तरह, और उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं क्या पढ़ना है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा किया था कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बारे में समझा था, है ना। डायनेमिक्स पढ़ने की बात आई थी कि हम लोग डायनेमिक्स पढ़ने चल रहे हैं। देखिए ध्यान से, डायनेमिक्स की स्टडी की बात आई थी कि हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये सामने है आपके पास डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स को पढ़ने के लिए फिर से बहुत पहले वाली बात पे गए कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं। तो मैकेनिक्स, आपने जाना कि एक जब रिजिड बॉडी पर फोर्स लगता है तब उसे ही मैकेनिक्स कहते हैं। आगे चल के वही मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है कि मैकेनिक्स ऑफ रेस्ट बॉडी या मैकेनिक्स ऑफ मूविंग बॉडी। तो मूविंग बॉडी की मैकेनिक्स को आप डायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। डायनेमिक्स आगे डिवाइड होती है तो आप कहते हैं कि एक पार्ट इसका बन जाता है काइनेमेटिक्स और दूसरा पड़ जाता है काइनेटिक्स। सॉरी। तो काइनेमेटिक्स में आपने स्टडी किया है, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग दो टाइप का मोशन पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। मतलब वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वाले मोशन को पढ़ते हैं। इन दोनों चीज को पढ़ते पढ़ते हमें पता चला कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन होता है तो एक ही फॉर्मूला मोर देन सफिशिएंट है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बचपन से, बहुत सालों से हम आप सब इसको पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7th 8th से ही। और जब इसमें आते हैं तो पता चलता है कि एक्सेलरेशन है तो लेकिन कांस्टेंट है। तो दो टाइप से मोशन हो सकता है, एक लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। जब लीनियर मोशन होता है तो ये तीन फॉर्मूले जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हैं, है ना, सॉरी, न्यूटन्स लॉ इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, उनको आप यूज करते हैं। और एंगुलर में यही इक्वेशन कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो इससे जब आगे बढ़े तो पता चला कि थोड़ा सा बात करें फिर से कि स्टडी, ये तो जो आपका काइनेमेटिक्स में बात हुई, जब काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो पता चलता है कि काइनेटिक्स किसे कहते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर होने वाले मोशन और उसके कारण किस वजह से मोशन पैदा हुआ, उन दोनों की जब चर्चा करते हैं तो उसे आप कहते हैं काइनेटिक्स, है ना। और जब केवल मोशन की बात करते हैं तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक्स में आते हैं तो काइनेटिक्स में हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लिया था काइनेटिक्स में। पहला टॉपिक लिया था जिसको आपने कहा था डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो जरा देखें डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। ये है अपना डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, जो कि बहुत काम की चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है ना। और बहुत डिटेल में इसको हम लोगों ने समझा था कि कैसे डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल डेवलप हुआ। तो एक्चुअली रूट में क्या था, रूट में तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन था, न्यूटन साहब सेकेंड लॉ था। ठीक है, जो कहता है F = ma। अगर किसी बॉडी को
ए एक्सेलरेशन से आपको मूव करना है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो लगाया जाएगा वो इसकी वैल्यू ये होगी, F इक्वल टू एम ए होगी। डिलेम्बर साहब ने इसी फोर्स को दूसरे तरीके से समझा, इसी इक्वेशन को फिर से लिखा और F इक्वल टू एम ए को लेफ्ट साइड ले गए, पता चला कि फोर्स माइनस एम ए इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहे हैं और उनका समेशन 0 हो जाए तो इससे साबित होता है कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। इसी इक्वेशन को उन्होंने दूसरे तरीके से समझने की कोशिश किया और इस कंडीशन को उन्होंने बोला डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम करने के लिए जो उन्होंने शर्तें क्या बताई कि डायनेमिक किसी भी बॉडी को, कोई भी मूविंग बॉडी हो, मूविंग बॉडी का मतलब एक्सेलरेटेड बॉडी हो जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब नो एक्सेलरेशन। ठीक है, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वहां पे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो मूविंग बॉडी एक इक्विलिब्रियम बॉडी की तरह बिहेव करने लगे, हमें उस बॉडी पर केवल एक फोर्स लगाना है जिसको आप कहते हैं इनर्शिया फोर्स या डी एलम्बर्ट फोर्स, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसका मैग्नीट्यूड उस बॉडी के मास और जो एक्सेलरेशन आपके पास है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। एक तो बात हुई मैग्नीट्यूड की, यही आपका इनर्शिया फोर्स है, इसी को कह रहे हैं इनर्शिया फोर्स या इसी को कहा जाए डी एलम्बर्ट फोर्स। चाहे इनर्शिया फोर्स कहें चाहे डी एलम्बर्ट फोर्स कहें, ये एक काल्पनिक बल है जो रियल में तो नहीं दिखेगा, रियल में लगता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको हम और आप महसूस करते हैं, अपने डेली लाइफ में भी महसूस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिए गए थे उस समय, अभी एक प्रॉब्लम लेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वहाँ फिर से महसूस होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा इसके बारे में बात क्या हुई कि डी एलम्बर्ट फोर्स कितना होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, बॉडी का मास और बॉडी का एक्सेलरेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट आएगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई कि किधर होगा, डायरेक्शन क्या होगी, तो ये एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में होगा। हमेशा जो इनर्शिया फोर्स अप्लाई करेंगे आप बॉडी पे, ये जो बॉडी पर आप इनर्शिया फोर्स अप्लाई करेंगे, ये बॉडी में एक्सेलरेशन अगर इस तरफ हो रहा है तो एक्सेलरेशन इनर्शिया फोर्स इधर अप्लाई करेंगे। अच्छा, जानबूझ के हम लोगों ने इनर्शिया फोर्स को डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाया है। क्यों दिखाया है ऐसा? क्योंकि इनर्शिया फोर्स एक सूडो फोर्स है, एक काल्पनिक फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है। तो काल्पनिक फोर्स को हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और जो रियल फोर्स है उसको कहते हैं, इस लाइन से दिखा रहे हैं, रेगुलर लाइन से। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं इनर्शिया फोर्स को, हमेशा इनर्शिया फोर्स को ऐसे ही कहा जाएगा। जैसे ही बॉडी पर आपने इनर्शिया फोर्स अप्लाई किया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वैसे ही तुरंत आप बॉडी का नाम कहेंगे, अब मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन चलते हुए इक्विलिब्रियम में है, मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो एक बढ़िया सुंदर सा नाम दिया गया जिसको कहा गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो अपना डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है, ये बड़े कमाल की चीज निकली। कमाल की चीज क्या निकली? ये निकली, देखिए यहाँ बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने लिखा हुआ है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की मदद से आप डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को स्टैटिक की प्रॉब्लम की तरह डील कर सकते हैं। मतलब कोई बॉडी मूविंग थी, एक्सीलरेटेड बॉडी थी, मूव कर रही थी, डायनेमिक की प्रॉब्लम थी, सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो हमने उस पर इनर्शिया फोर्स लगाया, अब वो स्टैटिक की तरह बिहेव करेगा। हम उस पर सारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो लिखी हुई हैं, सिग्मा एफ एस इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, इनको लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो अब ये सब जब सीख लिया तो अब चलते हैं इस प्रिंसिपल को यूज करने। क्या प्रिंसिपल? कि मूविंग बॉडी पर हम एक इनर्शिया फोर्स लगाएंगे ma, और उससे हमारी प्रॉब्लम स्टैटिक हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, स्टैटिक प्रॉब्लम को कंपैरेटिवली सॉल्व करना इजी होता है, तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब आज का जो न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया सा है, बहुत रियल लाइफ का है। ठीक है, जैसे एग्जांपल थोड़ा सा फीडबैक ले लें, क्या मतलब एक रिव्यू ले लें क्या करने जा रहे हैं। जैसे आप अपना वेट अगर मेजर करें, है ना, तो मेरा वेट, अपना वेट, किसी का वेट ले लेते हैं। सपोज जैसे मैं अपनी वेट की बात करूं
तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि मेरा वेट 70 kg है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरा वेट 70 kg हो सकता है क्या? वेट नहीं, है ना? थोड़ा समझा जाए कि वेट जब आप कहते हैं, जब आप कहते हैं कि आप कितने, आपका वेट क्या है, तो आप कहते हैं कि भाई मेरा वेट 70 kg है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा वेट 70 kg है, तो एक्चुअली मैं अपना वेट नहीं बता रहा हूँ, ये तो मेरा मास हुआ, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है? 70 kg। अगर मुझे अपना वेट बताना है तो मुझे बोलना क्या चाहिए? 70 इंटू जी, है ना? क्यों? क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है? mg, है ना? तो ये जो होगा ये मेरा वेट होगा, दिस इज माई वेट। तो पहली बात तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मेरा वेट 70 kg है, बोलिए मेरा मास 70 kg है ना? तो अब इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? इंसान के वेट को तराजू पे रख के तो नॉर्मली तौलते नहीं है कि देख तराजू लिया, जैसे आलू तौलते हैं वैसे तो होता नहीं कि एक तरफ आलू रखा और दूसरी तरफ वेट रखा, है ना, तो तौल दिया। तो ऐसे नहीं तौलते ना, एक मशीन सी होती है, उस मशीन पे खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद वो मशीन हमें बता देती है कि आप कितने केजी के हैं। तो इसी की प्रॉब्लम है। आइए देखें जरा, पहले तो समझे कि ये मशीन कैसे काम करती है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोग, जैसे मैंने कहा कि मेरा मास 70 kg है, किस मशीन पे? ये मैं हूँ, ये लड़का दिख रहा है ना, आप हैं या मैं हूँ, किसी को ले लीजिए। मैं इस पे खड़ा होता हूँ इस मशीन पे, तो मेरा वेट मुझे दिखता है 70 kg। अगर ये जो आपको मशीन दिख रही है ना, ठीक है, अगर इस मशीन पर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो आप एक हो सकता है कि मेरा जो आपको मास यहाँ दिखाई पड़े, आप कहें कि मेरा मास कितना है? 70 kg है, 70 kg है, ऐसे ही तो नापा गया होगा। तो पहली बात तो समझे कि कहानी थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो पहली बात है समझे कि मशीन रीडिंग नापती कैसे है। क्यों? समस्या इस बात की है, समस्या इस बात की है कि अगर ये जो लड़का है, इस लड़के का मास 70 kg है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? इसका वेट अगर कहा जाए, क्योंकि मास तो स्केलर क्वांटिटी है, हम स्केलर क्वांटिटी के साथ ज़्यादा डील नहीं कर सकते, हम इसको वेट में बदलेंगे। तो आप कहेंगे 70 इंटू जी, या यूं कहेंगे 70 इंटू 9.81, या इस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 9.81 ना लेके 10 ले लें, तो आप कहेंगे 70 इंटू 10, है ना, तो आप कहेंगे 700 न्यूटन। तो जिसको आप मास कह रहे थे, उस मास को मैंने वेट में बदल लिया, ये तो हुआ ना, वेट में बदल लिया। अच्छा, इस लड़के का वेट अगर 700 न्यूटन है, तो किसी भी इंसान का वेट कहाँ काम करता है? किस लोकेशन पे काम करता है? मेरा वेट, आपका वेट कहाँ काम करता है? तो हम लोग का जो नाभि है वहीं तो काम करता है। हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे है? पेट में सेंटर पे एक छोटा सा ईश्वर ने नाभि दिया है ना, वहीं तो काम करता है। कभी आप देखिए सर्कस में, तो इसी पर तो एक मास के ऊपर बैलेंस करते हैं, है ना। तो ऐसे इस लड़के का भी जो वेट है, वेट कहाँ काम करेगा? इसकी नाभि पर, ये इसकी नाभि है, यही तो है ना। और इसी की नाभि पर अगर कहे कि इसका वेट कितना है, तो आप कहेंगे साहब ये इसका वेट है, कितना है? तो आप कहेंगे ये इसका वेट 700 न्यूटन है। बात समझ में आ रही है ना? तो एक इंसान का वेट उसके नाभि पे काम करता है, और आदमी जाके खड़ा कहाँ होता है? इस मशीन के ऊपर। तो ये मशीन मान लेते हैं, इसको तो यहाँ दिखाना मुश्किल है, मान लेते हैं ये वेटिंग मशीन है, ये वेटिंग मशीन है, ये जाके इस खड़ा हो जाता है, ठीक है भैया। समस्या किस बात की जरा समझिएगा। ये हमारी वेटिंग मशीन है, दिख रहा है, ये वेटिंग मशीन है, इस पे खड़ा हो गया। और वेटिंग मशीन पे, ये वेटिंग मशीन हमें बता रही है इसकी रीडिंग। यहाँ पे कुछ स्केल लगी हुई है, और इस स्केल पर ऐसे करके कुछ लगा हुआ है, और यहाँ हमें मिलती है रीडिंग कि आप 700 kg के हैं। ऐसे तो होता है यार। मुझे जरा से समझाइए, ये वेटिंग मशीन पैरों के नीचे है, और लड़के का वेट इसकी नाभि पे लगा है। इस वेटिंग मशीन को कैसे पता कि इसकी नाभि पर 700 न्यूटन का लोड है? ये एक सवाल है। वेटिंग मशीन तो पैरों के नीचे है, हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की भाषा में। अगर मुझे कोई चीज मेजर करनी है, किसी चीज के बारे में जानना है, तो मुझे उसको टच करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि
मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो थर्मामीटर को मेरी बॉडी से टच कराना पड़ेगा ना, मुंह में रखेंगे, बगल में लगाएंगे, कहीं तो देखेंगे ना। तो ऐसे ही अगर मुझे इस लड़के का वेट पता करना है जो कि इसके सेंटर पे काम करता है, लेकिन मैं मशीन लगाता हूँ पैरों के नीचे, तो ये पैरों के नीचे ये मशीन जब लगती है तो ये वेट कैसे नाप लेती है, ये एक बड़ा रहस्य है। मतलब वेटिंग मशीन आपके पैरों के नीचे है और आपका वेट आपकी नाभि पर है, उस वेटिंग मशीन को कैसे पता कि आपकी नाभि पर इतना वेट है ना? ठीक है, ये बड़ी मुसीबत वाली बात है। अच्छा, हमारा जो वेट है वो तो बदलेगा नहीं, महसूस करिए। मान लीजिए वेटिंग मशीन पे खड़े हैं, 700 न्यूटन दिखा भी रहा है रीडिंग पे, है ना? ठीक है। अच्छा, मेरा मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो ये तो वेट बदलेगा नहीं। अगर मैं जरा सा ऊपर कोई चीज पकड़ के, ऊपर कोई रस्सी हो या कोई डंडा हो, उसको पकड़ के अपनी बॉडी को थोड़ा सा मैं ऊपर लिफ्ट कर दूं, तो क्या यहाँ रीडिंग 700 न्यूटन आएगा? तब यहाँ क्या रीडिंग 700 न्यूटन आएगी? मेरी बात समझ रहे हैं ना? मान लीजिए ऊपर कोई रॉड लगी हुई है, उसको पकड़ के मैं ऐसे उठ जाता हूँ थोड़ा सा, तो क्या यहाँ पे रीडिंग मेरी 700 आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी ना। महसूस हो रहा है, पता चल रहा है, नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है? मेरा वेट तो अभी भी 700 न्यूटन है, चाहे मैं लटका हूं चाहे मैं खड़ा हूं, मेरा वेट तो 700 न्यूटन है ना, 700 न्यूटन है। लेकिन ये बुद्धू बन गया, जब मैं ऊपर लटक गया तो इसको लगा कि मेरा वेट कम हो गया, है ना? इसको लगा कि मेरा वेट कम हो गया। लगा नहीं लगा? बिल्कुल लगा। जब मैं लटक ऐसे ऊपर ऐसे चढ़ जाऊंगा, तब इसको लगेगा कि मेरा वेट कम हो गया। किसको? मशीन को लगेगा मेरा वेट कम हो गया। अच्छा, दूसरा काम, अगर मैं चुपके से धीरे से अपने सर पे 2 ईंटें रख लूं, 3-3 किलो के 2 ईंटें रख लूं, है ना, तब ये मेरा वेट कितना बताएगा? तब कहेगा कि आपका वेट 700 न्यूटन प्लस उसमें 60 न्यूटन और जोड़ लेगा, 6 kg इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 न्यूटन, तो कहेगा आपका वेट 760 न्यूटन है। अजीब सी मशीन है ये। वो मशीन है जो मेरा रियल वेट बताती ही नहीं है। ये तो तब बताती है जब मैं चुपचाप आके इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, और खड़ा होने के बाद वो बहुत बेवकूफ टाइप की मशीन है, मेरे कपड़ों का वेट भी उसी में ले लेती है। अगर जूते पहन रखे हैं तो उसका वेट भी उसी में ले लेगी, मोबाइल रखा है तो भी ऐड कर लेगी, चश्मा पहना है, हाथ में पेन लिया है, सब उसी में ऐड कर लेगी। इसका मतलब ये जो मशीन है, ये जो आपकी वेइंग मशीन आपको दिख रही है ना, ऐसी ऐसी वेइंग मशीन, ये हमारा रियल वेट बता ही नहीं सकती। यहां तक बात स्पष्ट हुई? अच्छा, तो अगर ये रियल वेट नहीं बताती है तो इसका मतलब ये सूडो वेट बताती है, काल्पनिक वेट बताती है। इसे महसूस ही नहीं होता है, कि इसे पता ही चलता है कि कब मेरा असली वेट कितना है। ठीक है, इसका मतलब कुछ ये भी तो हो सकता है कि हम समझने में दिक्कत कर रहे हों, है ना? हमें लगता है ये बताती रियल वेट है और कुछ और बता रही है। तो अब अगला काम ये हो गया, ये जानने की जरूरत है कि एक्चुअली ये बताती क्या है, इसके वर्किंग का मैकेनिज्म क्या है। जब ये समझ में आएगा तब हम जान पाएंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है, तब जान पाएंगे कि एक्चुअली ये मशीन बताती क्या है, इसके साथ ये क्या कर सकती है। बहुत ध्यान से देखते हैं, आइए बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इस बात को समझने के लिए कि एक्चुअली ये मशीन क्या करती है, एक्चुअली ये मशीन किस बात की रीडिंग देती है, ये तो मैंने साबित कर दिया कि ये मेरे एक्चुअल वेट को मेजर नहीं कर सकती। अगर मैं चुपके से अपनी जेब में कुछ पत्थर रख लूं तो ये जान नहीं पाएगी कि जेब के पत्थर रखा गया है, ये कहेगी आपका वेट इतना है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए देखें मशीन काम कैसे करती है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो गया कि मशीन काम कैसे करती है। आओ बेटा बहुत ध्यान से देखा जाए, बहुत ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आपको भी लगेगा कि शायद अगर मालूम है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम है तो बड़ा आनंद आएगा देख के, अच्छा ऐसा होता है। भाई देखो, हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ने का मतलब है कि हमें हर चीज की एफबीडी बनानी आनी चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। जब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं तो हमें सब चीज साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है, देखिए लड़का हवा में हो गया, ये मशीन हमारी ये भी हवा में हो गई, इन दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। और मशीन कहाँ रखी हुई है? तो जाहिर सी बात है मशीन तो हवा में रहेगी नहीं, मशीन तो कहीं ना कहीं जमीन पे रखनी ही पड़ेगी।
तो ये देखिए इसकी जमीन है, ये अर्थ है ना। और अर्थ दिखाने का अर्थ ये है, इसको ऐसे ऐसे दिखा दिया जाए। हमारा मकसद केवल इस आदमी के एफबीडी को पता करना है कि ये मशीन रीडिंग क्या करती है। चलिए अभी तक की चर्चा से ये बात स्पष्ट हो गया है कि इंसान का वेट जो लगता है वो कहाँ लगता है, उसके नाभि से गुजरता हुआ ऐसे जाता है। ठीक है, सपोज दैट इस बच्चे की नाभि कहाँ पे है, इस बच्चे की नाभि यहाँ पे है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि इस बच्चे का जो वेट है वो वेट कुछ ऐसे, थोड़ा मोटा बना दें इसको, इस बच्चे का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है। इस बच्चे का वेट यहाँ पे नीचे की तरफ काम कर रहा है, ऐसे करके दिख रहा है ना, मैं रेड कलर से बनाया है इसका वेट, है ना। ये इस बच्चे का वेट है, मास नहीं लिख रहा हूं मैं, वेट लिख रहा हूं। मैंने मास को वेट में कन्वर्ट कर लिया। ये रियल वेट है, जो कुछ है ये एक्चुअल में, ये इस बच्चे का रियल वेट है। रियल वेट क्या है, W। और हमें ये देखना है कि ये क्या मेजर करता है, W एक्चुअली मेजर करता है कि कुछ और मेजर करता है, हम ही लोग भ्रम में हैं। ठीक है, चलो भाई, एक इसका वेट ये हो गया। अच्छा, अब जरा देखें, इस बच्चे के और इस मशीन के बीच में एक रिएक्शन काम करेगी। कैसे, ये बच्चा अपने पैरों से मशीन को दबाएगा, उसे आप कहेंगे एक्शन, और मशीन उस पर उल्टा फोर्स लगाएगी, उसे आप कहेंगे रिएक्शन। ध्यान से देखिए, देखिए मशीन ने, बच्चे ने मशीन को नीचे की तरफ दबाया, ये क्या हुआ, एक्शन। इतना ही फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगाएगा, उसे आप कहेंगे रिएक्शन। और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये जो एक्शन है और ये जो रिएक्शन है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बात समझ में आ रही है ना। इसी एक्शन रिएक्शन को मान लेते हैं, हम नाम दे देते हैं आर। आर, आर का मतलब क्या है, रिएक्शन, है ना। ठीक है, अब जरा देखिए, एफबीडी तो बनकर रेडी हो गई। अब मैं चुपचाप ऐसे खड़ा हूं मशीन के ऊपर, हिल नहीं रहा हूं, चुपचाप ऐसे खड़ा हूं मशीन के ऊपर। मेरा वेट नीचे काम कर रहा है, मेरी नाभि पे W, और मेरे पैरों पे और मशीन के बीच में एक्शन रिएक्शन काम कर रहा है ऐसे। अब जरा सोच के बताइए, सोच के बताइए, तो अगर कोई पूछे कि इस बच्चे की एफबीडी में, एफबीडी बनाइए, इस बच्चे की एफबीडी बनाइए, इस बच्चे के एफबीडी में आपको बेटा क्या दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे इस बच्चे पर नाभि पर वेट नीचे लग रहा है और पैरों पे वेट ऊपर लग रहा है। इतनी फोटो अगर मैं कॉपी कर लेता हूं, इतनी फोटो अगर मैं कॉपी कर लेता हूं, तो मैं दोबारा से इसको बना के दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये बच्चे के वीडियो बना रहा हूं कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। इसका नाभि पर एक वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ, जो इसका वेट W है। ये वाला वेट मैंने नीचे दिखा दिया, और पैरों पे रिएक्शन ऊपर काम कर रही है, तो इसको मैंने ऊपर दिखा दिया, R। दिस इज द एफबीडी ऑफ दैट, एफबीडी ऑफ दैट बॉय, या मैं खड़ा हूं तो मेरा। अब अगर ये लड़का कहते हैं इस पे खड़ा है, तो सब कुछ रेस्ट में है ना, इक्विलिब्रियम में है ना। इस पे अगर मैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करूं, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो R इज इक्वल टू क्या दिखाई पड़ेगा, W। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहीं पर कहते हैं सारा माजरा है। ठीक है ना, R इज इक्वल टू W आपको दिखाई पड़ गया। देखिए ध्यान से, R इज इक्वल टू W। ठीक, R इज इक्वल टू W मतलब रिएक्शन का जो वैल्यू होगी वो W के बराबर होगी। अब जरा मुझे ध्यान से बताइए, ये जो वेटिंग मशीन है, इसका संबंध W से है कि इसका संबंध R से है। ये वेटिंग मशीन क्या इसके नाभि से टच कर रही है कि W को जान पाए, ये तो इसके पैरों से टच कर रही है। और पैरों से टच करने का अर्थ ये है कि ये केवल R को मेजर करती है, ये केवल R को मेजर करती है। वेटिंग मशीन कैन रीड द रिएक्शन ओनली, है ना। ये बात मैं बहुत मजबूती के साथ कहना चाह रहा हूं। इससे मुझे ये समझ में आता है, इससे मुझे क्या समझ में आता है कि इससे ये निकल के आता है अर्थ,
कि जो हमारी ये मशीन है, ये जो भी हमारे पास ये वेटिंग मशीन है ना, ठीक है, जो आपकी वेट मशीन है जिससे आप अपना वेट नापते हैं, वेइंग मशीन कैन, या कैन क्यों, कैन वाली बात थोड़ी ना है, यही करता ही है। वेइंग मशीन रीड द रिएक्शन ओनली। बात समझ गई? इस बात को बिल्कुल भूलने की बात नहीं है। वेइंग मशीन सिर्फ रिएक्शन ही मेजर करती है। कौन सी वेइंग मशीन? ये वाली वेइंग मशीन। मैं तराजू की बात नहीं कर रहा हूं, तराजू का कॉन्सेप्ट अलग है, वो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मशीन है ना, वो सीधे सीधे मास बताती है, सीधे सीधे मास बताती है ना। और बिना पढ़े लिखे लोग भी उससे निकाल लेते हैं। सब्जी मंडी में जाइए, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास तौल के देते हैं आपको, है ना। वो बड़ी प्यारी मशीन है। ये जो मशीन हमने बनाई है, ये हमारे पैर और उसके बीच में जो एक्शन रिएक्शन है वो ये मेजर करती ठीक है ना। तो इसका मतलब वो वेट वोट मेजर नहीं करती है ना। जो हमारी वेइंग मशीन है, यहाँ मैंने मशीन लिखा ही नहीं है, मशीन लिखना चाहिए, वेटिंग मशीन लिखना चाहिए ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जो हमारी ये वेइंग मशीन है, शॉर्ट में वेटिंग मशीन लिख रहा हूं मैं। वेटिंग मशीन क्या करती है? रीड द रिएक्शन ओनली। वेटिंग मशीन, ये वेइंग मशीन मेरा वेट निकाल ही नहीं सकती है, किसी कीमत पे नहीं। हाँ, वो इत्तेफाक है कि मैं सीधा साधा हूं, चुपचाप ऐसे खड़ा हूं, तब हुआ क्या कि जो रिएक्शन थी वो मेरे वेट के बराबर हो गई। वेइंग मशीन ने आर मेजर किया, लेकिन इत्तेफाक था कि आर डब्ल्यू के बराबर था। अब धीरे से अगर मैं अपने सर पे एक पत्थर रख लूं तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन इज इक्वल टू, जब पत्थर रख लूंगा, सोचिए मैंने अपने सर पे एक पत्थर रख लिया, जब सर पे पत्थर रख लूंगा तो और मान लेते हैं उस पत्थर का वेट स्मॉल डब्ल्यू है, तो यहाँ पे एक स्मॉल डब्ल्यू फोर्स और ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब जब यही इक्वेशन में फिर से लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा आर इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू। अब तो ये लिखा जाएगा ना, बन गई बुद्धू मशीन, मशीन बुद्धू बन गई। आर की वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू। अब मुझे बताएगी कि आपका वेट कुल कितना है? कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू। लेकिन मेरा वेट तो केवल कैपिटल डब्ल्यू है, मैंने सर पे पत्थर रखा हुआ था। ये मशीन उस पत्थर को नहीं जान पाएगी। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी जो वेइंग मशीन है वो रिएक्शन मेजर करती है ना। एक्शन रिएक्शन में वो एक्शन, ये कह लिए ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। थोड़ा और अगर डीप हो जाए और समझदार हो जाए तो ये क्या है? ये एक्शन है, और ये क्या है? ये रिएक्शन है, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो आप चाहे लिखें कि वेटिंग मशीन रीड द रिएक्शन ओनली, या कहिए एक्शन ओनली, एक ही बात है। एक्चुअली वो एक्शन मेजर करता है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो आप कह देते हैं रिएक्शन मेजर कर रहा है। ये जो आर है, अब इसको मैं कह सकता हूं कि आर फॉर रीडिंग, आर फॉर रिएक्शन भी है, आर फॉर रीडिंग ऑफ द मशीन, है ना। अब बात समझ में आ गई ना? इतनी बात में किसी को कोई टेंशन हुई हो, कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताए। क्यों? क्योंकि अभी इसी मशीन को, इसी आदमी को लेके चलेंगे लिफ्ट में, फिर लिफ्ट को चलाएंगे ऊपर नीचे, और फिर देखेंगे कि स्टोरी क्या बन रही है। ओके, ठीक है। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो जरा चैट बॉक्स में सूचित कर दे, बता दे। हाँ जी, पुनीत, निशा, ओके, शर्मा जी, सॉरी, चलिए चलिए ठीक है। तो अब इस पूरी स्टोरी को समझ के यहां से केवल एक बात लेके चल रहे हैं कि वेटिंग मशीन रीड द रिएक्शन। अब इसी लड़के को, इसी मशीन को लेके चलते हैं एक लिफ्ट में, ठीक है ना। और लिफ्ट में चल के देखते हैं कि एपरेंट वेट इन लिफ्ट। एपरेंट वेट का मतलब, जो एपरेंट मतलब क्या हुआ? जो आभास होगा, है ना। अब वेट, हम वही वेटिंग मशीन और आप अपने को दोनों को लेके जाइए, एक बार लिफ्ट में खड़े हो जाइए, देखिए कितने किलो के हैं। लिफ्ट भी रुकी हुई है, तो मान लेते हैं आप 70 kg का दिखा रहा है।
अब लिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाइए, देखिए रीडिंग क्या वही रहेगी, बताइएगा, महसूस करिएगा। फिर लिफ्ट वहां रुक जाएगी, फिर उसको नीचे लाइएगा, तो जब नीचे आ रही होगी तो क्या रीडिंग वही है। मतलब एक मूविंग लिफ्ट में हमारी रीडिंग क्या सेम रहती है इस मशीन पे कि चेंज होती है। पहले मन ही मन सोच लीजिए और पेपर पे एक जगह लिख लीजिए कि जैसे मैं, अगर आप 70 केजी के हैं, 60 केजी के हैं, तो अगर आप 60 केजी के हैं तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका वेट, आपका मास वो मशीन कितना दिखाएगी, 60 ही दिखाएगी या ज्यादा दिखाएगी या कम दिखाएगी। ऐसे ही आंसर लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि क्या होने वाला है। तो हमारा आज का चैप्टर क्या हुआ, आज का जो क्वेश्चन होने वाला है कि एपरेंट वेट इन लिफ्ट। इस मशीन पे, इसको लिफ्ट में लेके सारा ताम झाम जाए और फिर देखें कि लिफ्ट में कैसा बिहेवियर ये मशीन शो करती है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा रख लेता हूं किनारे में, जिससे मान लीजिए कभी कोई जरूरत पड़े तो आपके सामने आ सके। ठीक है, चलिए। भाई इस लड़के को तो ले ही, ये लड़का तो काम काम का है ना। अरे, अरे भाई आ जाओ, तब बड़ा करें तब आएगा। ये लड़के को ले लें, साथ में ये मशीन को ले लें। ठीक, अब बाकी चीजों को छुपा के रख दें। ठीक है जी, चलो भाई काम शुरू करते हैं। ठीक, पहले समझे लिफ्ट कैसे काम करती है, लिफ्ट का रोल क्या है। लिफ्ट देखिए, लिफ्ट कुल मिला के आप जानते ही हैं, एक छोटा सा केबिन होता है, छोटा सा केबिन है ना। इसी के अंदर जाते हैं और इस केबिन के ऊपर कुछ ऐसे रस्सी वस्सी लगी, चैन, वायर लगे रहते हैं, स्टील के वायर लगे रहते हैं। ये वायर गया और वो वायर जाके कहीं पे, उसकी मैकेनिज्म से हमें कोई खास मतलब नहीं है, ऐसे मान लेते हैं कहीं लगा हुआ लिपटा उपटा है, यहाँ मोटर वोटर लगी है, यहाँ से वो ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये नीचे जाएगी और ऐसे ऐसे घूमेगा तो ऊपर जाएगी। अल्टीमेटली ये हमारी जो लिफ्ट है कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, इतनी सी बात है ना। तो यही हमारी लिफ्ट है। ठीक, अब करना क्या है, सपोज दैट ये छोरा जो है ये लिफ्ट में गया। ठीक है, ये लिफ्ट में गया और ये मशीन भी ले गया, उसने मशीन को लिफ्ट में यहाँ रख दिया, अपना इसके ऊपर खड़ा हो गया। अरे भाई खड़े हो जाओ, क्या हो गया। चलो पहले लिफ्ट में ले आए ऐसे करके, फिर लड़के को ले आते हैं, ये लड़का आके इसके ऊपर खड़ा हो गया। ठीक है, ये कहानी बनी। बात समझ में आ रही है ना, दिख रहा है, दिखना चाहिए। ठीक है, ये दिखने लगा, दिख रहा है ना। चलो यहाँ लिख लेते हैं, लेट्स मान लेते हैं कि हमारा जो लड़का है, वेट ऑफ द बॉय है ना। वेट, वेट का अर्थ क्या है, वेट का मतलब क्या होता है बेटा, वेट का मतलब सीधा सीधा होता है M×G। मान लेते हैं वेट ऑफ द बॉय, क्या लिख रहा हूं मैं, वेट का सीधा सीधा मतलब है mg। ये मान लेते हैं कितना है, कैपिटल W है। रियल वेट, एक्चुअली में इसने अपना वेट तौला है, इसका एक्चुअल वेट कैपिटल W है। मशीन लेके आया, इस पे बैठ गया, अभी लिफ्ट रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तो इसका वेट कितना है, कैपिटल W है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। ठीक है, कि जो हमारी लिफ्ट है ये ऊपर भी जा सकती है, अप, मूविंग अप। दूसरा केस क्या है, मूविंग डाउन।
मूविंग अप, मूविंग डाउन, है ना। एक तीसरा केस भी हो सकता है, तीसरा केस भी हो सकता है क्या, ये हो सकता है कि अगर भगवान न करे कभी ऐसा हो किसी के साथ कि यहां से ये रस्सी ऐसे टूट जाए, रस्सी अगर ऐसे टूट जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, इसे बोलेंगे फ्री फॉल। ये सीधे सीधे लिफ्ट ग्रेविटी के साथ फ्री फॉल होने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये होने लगेगा फ्री फॉल, ये होगा फ्री फॉल, ठीक है ना। तो तीन केस बन सकते हैं हमें। अभी चलो ऐसा कर लेते हैं कि अभी हमारी ये रस्सी टूटी उठी नहीं है, ये फर्स्ट क्लास लिफ्ट में है, लड़का वेटिंग मशीन लेके लिफ्ट में है, और हमें ये पता करना है कि जो मूविंग अप है, मूविंग डाउन है, मान लेते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है या ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। एक्सटेंशन होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी बदलेगी। अरे भाई, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती रुकती भी तो है, तो पहले वेलोसिटी बढ़ती है फिर घटती है, ऐसी तो होता है ना। तो ये बात हो रही है कि अभी उसकी स्पीड बढ़ रही है, ऊपर जा रहा है, एक्सटेंशन बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, एक्सटेंशन घट रहा है, यही बात हो रही है ना। और तीसरे केस में क्या, फ्री फॉल का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री फॉल, कोई जानता है क्या, बताए कोई चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताया कि फ्री फॉल के टाइम पे एक्सलेशन कितना होता है बॉडी का। फ्री फॉल का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज लें और उसको ऐसे ही छोड़े से, मेरे पास ये सामान ये है, देखिए सामान है, ये एक टेप है, इसको मैंने ऐसे लिया और छोड़ दिया, तो इससे कहेंगे फ्री फॉल, है ना। जब इसको मैं ऐसे लेकर यहाँ छोड़ देता हूँ, इस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे आ रहा है ना, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी, उस समय कितना एक्सेलरेशन होगा, कोई बताए चैट बॉक्स में। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जल्दी बताइए। नो आइडिया। जब बॉडी फ्री फॉल करती है उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है, वो जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर हो जाता है, ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तीन केस बने, मूविंग अप, मूविंग डाउन और फ्री फॉल। फ्री फॉल का अर्थ है जब रस्सी टूट गई और ये धड़ाम से नीचे आने लगा, ठीक है ना, तो उस समय ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि जब इन तीनों केस में जो इस बच्चे का वेट है, वेट मतलब क्या, एक्चुअल वेट तो डब्लू है, वो तो बदलने से रहा, अपरेंट वेट, अपरेंट वेट दिखाई पड़ेगा। अभी चर्चा हुई है कि ये मशीन रीडिंग, जो वेइंग मशीन है, एक्चुअल वेट नापती ही नहीं है। वो क्या नापती है, अभी बात हुई थी कि वो पैर और उसके बीच में जो एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, उसको नाप, इसको आप आर कहते हैं। तो क्या आर की वैल्यू अभी भी डब्ल्यू के बराबर आएगी जब ये ऊपर जा रहा है तब भी, क्या आर की वैल्यू अभी भी डब्ल्यू के बराबर आएगी जब नीचे आ रहा है तब भी, क्या आर की वैल्यू तब भी डब्ल्यू के बराबर आएगी जब वो फ्री फॉल कर रहा होगा तब भी। हमारी ये जो वेटिंग मशीन है वो रीडिंग कितना दिखाएगी, ये बताना है। एक्चुअली क्या बताना है कि इसकी रीडिंग कितनी होगी, है ना। ये जो रीडिंग है, इसी रीडिंग को आप क्या कह रहे हैं, एपरेंट वेट के नाम से आप जान, एपरेंट, एपरेंट का वेट जो रियल में नहीं है, आभासी है, रियल में वास्तविक वेट नहीं है। एपरेंट वेट इन लिफ्ट, लिफ्ट में जब बॉडी मूव करेगी तो उसका रीडिंग कितनी आएगी, इसी को कह रहे हैं एपरेंट वेट। चले आओ भाई, इसी को कह रहे हैं एपरेंट वेट। बात समझ में आ गई ना। आपको इसी आर की वैल्यू निकालनी है, तीनों केस में आर की वैल्यू निकालनी है, इस केस में आर की वैल्यू निकालनी है, इस केस में आर की वैल्यू निकालनी है, इस केस में, तीनों ही केस में आपको आर की ये वैल्यू निकालनी है। चलिए अब मैकेनिक शुरू होती है, ढंग से इसको देखते हैं, ठीक है ना। डायग्राम मैंने बहुत बना दिया। चलो जी, तो पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। पहला केस कौन सा लिया जाए, पहला केस ले रहे हैं इफ लिफ्ट इज मूविंग अप, ऊपर जा रही है, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिफ्ट इज मूविंग अप, केस वन, केस वन क्या है,
लिफ्ट इज मूविंग अप with acceleration a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारी सी मैकेनिक्स है, बहुत प्यारी सी मैकेनिक्स है। अब बताइए, जब लिफ्ट ये ऊपर जा रही है, इस वक्त लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? अभी लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर जा रही है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए है। तो उसके अंदर लड़का है, लड़का भी ऊपर जा रहा होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ए ही होगा। सब कुछ जो कुछ उसके अंदर मशीन है वो भी ऊपर जा रही होगी, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ए ही होगा। तो चलिए इस केस में लड़के की और मशीन के बीडी बनाते हैं, ठीक है ना? आ जाओ भाई लड़का, लड़का लड़का कहाँ चला गया? इस लड़के को ले लो, ये लड़का आ गया, और ये मशीन ले लेते हैं, वेटिंग मशीन आ गई, और लिफ्ट को उसकी जगह पहुंचा दिया जाए। ठीक है, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये लड़का है, ठीक है, और बड़ा कर देते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ेगा, प्यारा सा बच्चा है, और ये वेटिंग मशीन है, इसके ऊपर इसे खड़ा रहना था। हम एफबीडी बना रहे हैं तो दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं, ठीक है। जो भी वेट वगैरह काम करेंगे उसकी लाइन क्या होगी? बच्चे की नाभि से गुजरता हुआ ऐसे 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 दिखाई पड़ेगा। चलिए एफबीडी बनाते हैं इसकी। एफबीडी कैसे बनाएंगे? बहुत ध्यान से देखिए। आपने क्या कहा था? इस बच्चे की नाभि कहाँ है? इस बच्चे की नाभि का मतलब बच्चे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? इसकी नाभि पे होगी, ठीक है ना? थोड़ा सा खिसक गया है, थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई है, अब सीधी हो गई, ठीक। चलिए इसकी नाभि यहाँ कहीं है, इसी नाभि पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी है, और ये वेट इसका जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट क्या था इसका? W, जो कि थोड़ा रुकिए और ऊपर दिखाएं तो ज्यादा समझ में आएगा, और मोटी लाइन ले लें। देखिए ये इसका एक्चुअल वेट है W, है ना? इसका एक्चुअल वेट है W, मोटा सा W, इसका एक्चुअल वेट है। क्लियर? ठीक। दूसरी बात क्या दिखाई पड़ रही है? इसके पैर और मशीन के बीच में एक रिएक्शन काम करेगी, ये इसको दबाएगा नीचे की तरफ, इसे आप कहेंगे एक्शन। मशीन ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, इसे आप कहेंगे रिएक्शन। दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, अपोजिट होगी, इसी को आप नाम देते हैं आर से, आर। और एक्चुअली यही आर ये मशीन रीड करता है, ठीक है। इतना काम तो हमने तब भी किया था जब हम जमीन पे खड़े थे, लिफ्ट में नहीं थे। अब आती ही बात यहाँ पे एक्सेलरेशन की, ठीक है, क्योंकि एफबीडी बन रही किसकी? एफबीडी बन रही लड़के की। तो हम अभी मशीन तो रखा हुआ है फर्श पे, ये देखिए मशीन तो लिफ्ट की फर्श पे ऐसे रखा हुआ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है। ये जो लड़का है लिफ्ट के अंदर है, तो लड़के का वो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? ए है ऊपर की तरफ, तो लड़के का भी एक्सेलरेशन क्या होगा? ए होगा ऊपर की तरफ। मतलब ये बच्चा भी मशीन के साथ साथ ऊपर जा रहा है ना? अगर कोई पूछे कितना एक्सेलरेशन है, किस तरफ एक्सेलरेशन है, तो आप क्या बताएंगे? इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन है, लड़का भी एक बॉडी ही तो है, इसमें जो एक्सेलरेशन है किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ इसमें एक्सेलरेशन है। कितना है? ए है। चलो भाई यहां तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आते हैं डी लैम्बर्ट साहब। ये तो आपका एक डायनेमिक की प्रॉब्लम हो गई, मूविंग बॉडी है ना, तो प्रॉब्लम डायनेमिक्स की है। अब हमें पता करना है कि ये मशीन की रीडिंग क्या होगी, तो क्या केवल इतने ही फोर्स लगेंगे? नहीं, डी एलम्बर्ट साहब आते हैं। उन्होंने कहा कि आप इस प्रॉब्लम को अगर चाहते हो कि स्टैटिक जैसी दिखाई पड़े, तो इस बॉडी के ऊपर एक इनर्शिया फोर्स अप्लाई कर दो। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स कहें या डी लैम्बर्ट फोर्स कहें, है ना? कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो पहले देखिए मास कितना होगा, अगर आपने लिखा है ना W इक्वल टू क्या होता है mg, वेट मालूम है, तो मास कितना हो जाएगा W अपॉन जी, भाई सबको मालूम है कि W इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा W बाई जी। इसका मतलब मास के बदले हम लिख सकते हैं लड़के का वेट डिवाइड बाई जी। एक्सेलरेशन कितना है, वो तो स्मॉल a ही है, ठीक है ना। ये हो गया इनर्शिया फोर्स। इसने बताया मैग्नीट्यूड, इनर्शिया फोर्स कितना होगा, इससे खाली ये पता चला, इसने केवल ये बताया कि कितना होगा, ठीक है ना। इनर्शिया फोर्स किधर होगा ये किसने बताया था, देखिए पिछले स्लाइड में डी लैम्बर्ट साहब ने बताया था। क्या बताया था, इनर्शिया फोर्स ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए, कल बात हुई थी, कितना होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। किधर होगा, तो आपने कहा था कि एक्सेलरेशन की विपरीत दिशा में होगा, जितना एक्सेलरेशन हो जिस दिशा में हो रहा है उसकी उल्टी दिशा में लगेगा। तो अब जरा अपनी इस स्लाइड में आए, इस लड़के पर इनर्शिया फोर्स तो लगेगा, कितना लगेगा, इतना लगेगा। किधर लगेगा, तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है किधर है, ऊपर की तरफ है, तो इनर्शिया फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब मैं इस पे एक इनर्शिया फोर्स और अप्लाई कर दूं, है ना, और अप्लाई कर दूं, लेकिन किधर, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो इनर्शिया फोर्स नीचे की तरफ मैं अप्लाई करने चल रहा हूं, ठीक है ना। इनर्शिया फोर्स नीचे की तरफ, ये देखिए। और डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रहा हूं, डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि काल्पनिक फोर्स है, सूडो फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है, भूत है ना। तो ये हमारा इनर्शिया फोर्स हो गया, और इसको मैं लिख रहा हूं क्या, W बाई जी इंटू ए। बेटा इतनी बात मेरी समझ में आ गई, इस लड़के पर इतना फोर्स और लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ लग रहा है ना। चलिए, तो अब कोई कहे कि ये लड़का हमारा इक्विलिब्रियम में है, बच्चा इक्विलिब्रियम में है ना, ठीक है। अब तो बॉडी जैसे ही हमारे पास इनर्शिया फोर्स आपने अप्लाई किया, जैसे ही अप्लाई किया, अब आप कह सकते हैं कि ये लड़का जो है हमारा किस में आ गया, ये लड़का डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गया। दिस बॉय इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, किसमें है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गया, और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गया तो लड़के पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्त अप्लाई करेंगे, फर्स्ट क्लास खुले मन से। तो क्या अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, मतलब लड़के पर जितना फोर्स ऊपर लगा है उतना ही फोर्स नीचे लगा है। ऊपर क्या क्या लगा है, तो ऊपर देखिए, लड़के पर देखना है, लड़के पर एफबीडी देखिए, एफबीडी आने का मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर बीच में काट दिया जाए तो लड़के पर फोर्स ये वाला लग रहा है ऊपर की तरफ, मशीन पे फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों बराबर होते हैं। तो लड़के पर एक ही फोर्स लग रहा है, तीन फोर्स मिला के हैं, एक ये वाला एरो ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है ना, ठीक है। इसको आर हो गया ऊपर, ये कैपिटल डब्ल्यू नीचे, और डब्ल्यू बाई जी इंटू ए ये नीचे। तो ऊपर कितना फोर्स है, ऊपर बेटा एक ही फोर्स दिखाई पड़ रहा है आर, नीचे क्या क्या है, एक तो है डब्ल्यू, और क्या है W बाई जी इंटू ए। फाइनली आप देखिए तो R की वैल्यू आ रही है W, कॉमन ले लें अगर इसमें से, W अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ए अपॉन जी, 1 प्लस ए अपॉन जी। यहां से देखिए बहुत प्यारा सा रिजल्ट आपको मिलता है, कुछ बहुत प्यारा सा रिजल्ट मिलता है, बहुत प्यारा सा, ठीक है। देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है, मिल गया ना। R की वैल्यू क्या आ गई, W प्लस 1, W ब्रैकेट में 1 प्लस ए अपॉन जी। W क्या है, लड़के का एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट में W बाई जी इंटू ए ये ऐड हो रहा है, ठीक है। ए क्या है, एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू, जी क्या है 9.81, ये इसमें ऐड हो रहा है। इससे क्या मालूम चला, इससे क्या मालूम चला कि जो हमारी आर है, आर की वैल्यू बढ़ गई, नहीं बढ़ गई। अगर ये ना होता, हमारी लिफ्ट रुकी होती, मान लीजिए हमारी लिफ्ट रेस्ट में होती, लिफ्ट अगर रेस्ट में होती तो ए की वैल्यू क्या होती, जीरो, ए की वैल्यू जीरो होती तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता। तो आर की वैल्यू क्या होती, डब्ल्यू,
मतलब रुकी हुई लिफ्ट में जब लिफ्ट रुकी हुई थी तब आर की वैल्यू क्या आएगी, डब्लू। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आर की वैल्यू क्या आएगी, डब्लू प्लस समथिंग। डब्लू प्लस समथिंग थोड़ा बहुत जो भी आता है, डब्लू प्लस समथिंग। इसका मतलब आर की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मशीन है ये बुद्धू बन गई। ये मशीन केवल आर मेजर करती है, आर की वैल्यू बढ़ गई तो ये मशीन उस लड़के का जो एक्चुअल वेट है उससे ज्यादा वेट बताएगा। बात समझ में आ गई ना। इसका अर्थ ये हुआ कि जब लिफ्ट में आप अपना वेट नापते हैं और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपके रियल वेट से वो ज्यादा बताएगी। लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से तो आपके रियल वेट से वो ज्यादा बताएगी। ये बात समझ में आ गई क्या। ये जो मैंने प्रूफ करके यहां दिखाया कि इस केस में जब मूविंग अप है तो रियल वेट जो होगा W है और सुडो ये R क्या है, एपरेंट वेट है। R क्या है, R इज द एपरेंट वेट। इसी को कह रहे हैं एपरेंट वेट, क्योंकि ये एक्चुअल वेट तो है नहीं, है ना। एपरेंट वेट का अर्थ क्या हुआ, यही हमारा R क्या है, एपरेंट वेट है। क्लियर है क्या। चैट बॉक्स में बताएं अगर ये बात आपको स्पष्ट हो रही हो तो। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो जरा चैट बॉक्स में सूचना दे दें, हम भी थोड़ा खुश हो जाएं, थोड़ा खून बढ़ जाए हमारा भी। जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। पहला केस समझ में आ गया ऊपर जाने वाला, जल्दी से फिर दूसरा केस ले लें, तीसरा केस ले लें, काम खत्म हो जाएगा। शर्मा जी आज लेट हो गए आने में। क्यों भाई शर्मा जी, बताइए। यहां तक बातें समझ में आई हैं। ओके चलिए, तो अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस का मतलब क्या हुआ कि अब हमारा ये जो लिफ्ट है ये नीचे की तरफ आ रहा है। जितने एक्सेलरेशन से ऊपर गया था उतने ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। आइए नीचे आने वाला केस इधर ले लेते हैं, इस साइड में। ठीक है, फिर से हमें इसी लड़के की और इसकी बीडी बनानी है। केस कौन सा लेना है, केस टू। केस टू क्या केस टू है कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with acceleration equal to a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई देख लें, लिफ्ट बना लेते हैं। बच्चे कम हियर। ठीक है भाई, ओके। देखिए ये बच्चा है, ये मशीन है। मशीन और बच्चे के बीच में एयर गैप है क्योंकि ये बीडी बना रहे हैं। और मशीन ये देखिए रखी हुई है फर्श पे, लिफ्ट के अंदर ही है। दोनों चीजें लिफ्ट के अंदर ही हैं, बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, गुड। और सारी कहानी बच्चे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई गुजरनी है। इसका मतलब एक वर्टिकल लाइन यहाँ से गुजरनी चाहिए। ये देखिए बच्चे के पैरों से होते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आ रही है। ठीक है जी, इस बच्चे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, तो आपने कहा इसके नाभि पे है, यहाँ पे। और यहीं पर इसका वेट काम कर रहा है। इसका वेट, एक्चुअल वेट कितना है, इसका एक्चुअल वेट है W। इसका एक्चुअल वेट है W। ठीक है ना।
दूसरा क्या काम कर रहा है, पैर के और मशीन के बीच में एक्शन रिएक्शन, पैरों ने इस पे लगाया एक्शन, दम के एक्शन लगाया, मशीन ने ऊपर लगाया रिएक्शन, ये देखिए रिएक्शन, तो ये एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल हो गए, इसी को कह रहे हैं आर। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि हमारी ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट ए एक्सलेशन से ऊपर जा रही है, तो उसमें खड़ा हुआ लड़का भी तो ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, ये लड़का भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अभी इस दशा में इसका जो एक्सेलरेशन है ये ए है, नहीं ऊपर वाला सॉल्व कर चुके हैं, मूविंग डाउन नीचे आ रहा है, गड़बड़ हो गई, नीचे आ रहा है, तो इसको एरो नीचे बनाया जाए। हाँ जी, ये एरो नीचे बना और एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए। डन, बात समझ में आ रही है? चलिए फिर से बीडी बनाते हैं। तो वेट नीचे लग गया, रिएक्शन ऊपर लग गई। फिर इनर्शिया फोर्स की बात करें, इनर्शिया फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, किधर होता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो इनर्शिया फोर्स कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना हो जाएगा, W अपॉन जी, बच्चे का वेट कितना है W, और जी से डिवाइड कर देंगे तो मास निकल जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए इनर्शिया फोर्स ऊपर लगेगा। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है दी। देखिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इनर्शिया फोर्स ऊपर लगेगा, मैं डॉटेड दिखा रहा हूं जानबूझ के क्योंकि ये सूडो फोर्स है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। देखिए ये इनर्शिया फोर्स है ना, डॉटेड लाइन से ऊपर की तरफ है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है एम ए, एम ए की मतलब क्या हो गया, W अपॉन जी लिख दिया तो ये M हो गया, और इनटू ये वाला एक्सेलरेशन तो ये A हो गया, ठीक है। इसी को आप कह रहे हैं, क्या नाम दिया इसको, इसी को आपने नाम दिया है इनर्शिया फोर्स। और जैसे ही बॉडी ये इनर्शिया फोर्स आपने अप्लाई किया, ये बॉडी हमारी किस में आ गई, ये बॉडी आ गई डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ये बॉडी आ गई डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अब इस बॉडी पर अप्लाई कर दें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज सिग्मा एफ वाई बराबर 0, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। जरा ऊपर देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर देखिए तो बहुत ध्यान से देखिए, एक्शन रिएक्शन में देखा जाए तो एक्शन नीचे लग रहा है और रिएक्शन ऊपर लग रहा है। रिएक्शन लग रहा है बॉडी पर, लड़के पर, एक्शन लग रहा है मशीन पे, तो ये रिएक्शन ऊपर लग रही है, साथ में इनर्शिया फोर्स ऊपर लग रहा है और वेट नीचे काम कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नीचे ऊपर क्या क्या फोर्सेज हैं, ऊपर है बेटा आर प्लस ये वाला फोर्स W बाई जी इंटू ए इक्वल टू कौन सा फोर्स, इक्वल टू W। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो R की वैल्यू आती है W माइनस W बाई जी इंटू ए, और सॉल्व कर लें W कॉमन ले लें तो क्या मिलता है 1 माइनस ए अपॉन जी। देखिए पिछले रिजल्ट से इस रिजल्ट में केवल एक ही चीज की अंतर आई है, क्या अंतर आया है देखिए जरा, वहां पे 1 प्लस ए अपॉन जी आया था, देखिए ध्यान से, ये देखिए जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो आर की वैल्यू क्या आई थी, W प्लस W बाई जी इंटू ए, और जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो आर की वैल्यू क्या आई है, W माइनस W बाई जी इंटू ए। मशीन मेजर करती है रीडिंग आर, अब इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, W में से जो बच्चे का रियल वेट था उसमें से कुछ वैल्यू कम कर दी गई, माइनस किया गया है ना, घटा दिया गया। इसका मतलब जब लिफ्ट हमारी नीचे आ रही होगी उस समय रीडिंग में बच्चे को अपना वेट कुछ कम दिखाई पड़ेगा। जब मशीन ऊपर जा रही थी, सॉरी लिफ्ट ऊपर जा रही थी, तो बच्चे को अपना वेट अपने एक्चुअल वेट से ज्यादा, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसी बच्चे को अपना वेट इतना कम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये रियल वेट नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये एपरेंट वेट है। एपरेंट में मतलब आभासी भार, आभासी भार। यहां तो बात समझ में आ गई,
दोनों केस समझ में आ गए। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो क्या होता है, ये लिफ्ट ऊपर जाने का केस है और ये लिफ्ट के नीचे जाने का केस है। अब जरा बताएं, यहां तक बात समझ में आ गई है ना भैया? एक बार चैट बॉक्स में आज जवाब नहीं कम आ रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में बताया जाए कि चीजें समझ में आई है, जिससे तो आगे बढ़े। अब तीसरा केस ले लें, जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, तीसरा केस लिया जाए। शर्मा जी आज बड़े सुस्ती में दिख रहे हो। चलिए तीसरा केस ले लेते हैं, है ना। हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया है, बहुत ध्यान से देखिए। 3 केस सॉल्व करने थे, मूविंग अप, मूविंग डाउन, और तीसरा केस था फ्री फॉल का। फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या बताया था मैंने? भगवान न करे रस्सी टूट जाए, ये ऊपर की जो वायर है ना ये टूट जाए। जब टूट जाएगी तो ये मशीन, डब्बा और पूरा केबिन ये सब नीचे आने लगेगा। और जब सब नीचे आने लगेगा, सब नीचे आने लगेगा, नीचे आने का मतलब क्या है? हमें इन दोनों में कौन सा केस देखना चाहिए? ये वाला केस तो ऊपर जाने का है, रस्सी टूटने पे वो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। जब ये धागा, ये जब चैन है ये टूटेगी, वायर ये टूटेगा, जैसे ही वायर टूटेगा सब कुछ नीचे आएगा, है ना। अच्छा जब नीचे आएगा तो फिर नीचे आने वाली कंडीशंस हमारी अप्लाई होने लगेंगी, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होने लगेगा। और नीचे आने का अर्थ क्या है फ्री फॉल का? कि जो ए की वैल्यू है वो जी के बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझना है। चलिए केस थर्ड ले लेते हैं, केस थर्ड, है ना, यहाँ इसी के नीचे लेंगे। केस थर्ड, केस थर्ड क्या है? इन केस ऑफ फ्री फॉल, ध्यान रखना बेटा, फ्री फॉल का मतलब वायर टूट गई और सब नीचे आ रहा है। और जब फ्री फॉल होता है तो आप कहते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। फ्री फॉल का एकमात्र अर्थ यही है। और उसके अलावा फ्री फॉल का मतलब ये भी तो हुआ ना कि सारा का सारा सिस्टम कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाने का अर्थ ये हुआ कि हमें कौन सी इक्वेशन गवर्न करनी चाहिए? ये वाली इक्वेशन हमारी पूरे सिस्टम को गवर्न करेगी। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है R इक्वल टू W 1 माइनस A अपॉन G, यही तो है ना। अब जरा ऐसा करिए कि A की वैल्यू जो आपने निकाली है G के बराबर होती है, इसको उठा के इसमें डाल दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा R इज इक्वल टू W विद इन ब्रैकेट 1 माइनस G अपॉन G। G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 में से 1 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या दिखाई पड़ेगी? 0। अरे वाह क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। R की वैल्यू क्या हो गई? 0, मतलब रीडिंग की वैल्यू क्या हो गई? 0। तीनों के सामने देखिए, एक साथ, एक साथ देखिए, मजा आ जाएगा। बच्चे का एक्चुअल वेट क्या था? W। एक्चुअल वेट क्या था? W। जब लिफ्ट रुकी थी तो उसको रीडिंग दिखाई पड़ती, कहता हाँ कितना है? W 60 किलो। लिफ्ट जब ऊपर चलने लगती है तो उसको अपना वेट बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, मान लेते 5 किलो बढ़ गया, 65 किलो, ठीक है ना। जब लिफ्ट नीचे आने लगती है उसको अपना वेट 5 किलो कम दिखाई पड़ने लगता है, मतलब 55 किलो यहाँ पे। और भगवान न करे वो वायर टूट जाए और वो नीचे आने लगे। जब वो नीचे आ रहा होगा उस समय जब देखेगा तो उससे दिखेगा अरे ये क्या हुआ? मशीन कोई भी वेट नहीं दिखाएगा, रीडिंग क्या आएगी? 0, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी हम लोगों लेके चले। अब न्यूमेरिकल के लिए देखा जाए तो बस यहीं पर वैल्यूज दे दी जाए। आपको क्या क्या वैल्यूज दे दी जाए? लड़के का एक्चुअल वेट दे दें कि भाई 60 किलो का है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन दे दें कि इतने मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब आपके उस अपरेंट वेट आपसे पूछ सकता है, हर केस में आर 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 निकालते चलें, बस काम खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आज मैंने बड़ी बात जो बताई है, आपके घर पे जो वेइंग मशीन है जिस पे आप खड़े होकर अपना वेट तौलते हैं, वो आपका वेट नहीं बताता,
वो आपके पैर और उसके बीच का जो एक्शन रिएक्शन है वो बताता है। वो तो इत्तेफाक है कि आप सीधे बच्चे हो, चुपचाप खड़े रहते हो, तो आप वो रिएक्शन और आपका वेट एक हो जाता है। ठीक है ना? तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ आज के लेक्चर को विराम देते हैं, है ना? कल मिलेंगे, अभी एक लेक्चर इसमें और खर्चा करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स और लगाएंगे डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल पे, जिससे थोड़ी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। और उसके बाद मंडे से मुझे उम्मीद है हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? तो मंडे से थ्योरी ऑफ मशीन की स्टार्टिंग की पूरी उम्मीद है। कल इसमें तो अभी एक लेक्चर और लगना ही लगना है। और मैकेनिक्स, कल मैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। मैं आपसे जरूर कह रहा हूं कि मैकेनिक्स आप लगाते रहिए। जब भी लगे कोई क्वेश्चन फंस गया है, आपको लगे कि मुझे यहाँ कवर करना चाहिए, वो चैट बॉक्स में भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, कुछ ना समझ में आए फोन उठाइए, फोन कर दीजिए, है ना? और वो क्वेश्चन फिर यहाँ पे मैं ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।